इस धरती पर इतने आश्चर्य मौजूद हैं कि उन्हें खोजने और देखने के लिए एक नहीं कई जीवन कम पड़ जाएंगे। सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में एक या दो ऐसी घटनाओं के साक्षी बन पाते हैं जिन्हें देखकर वे अचरज से भर उठें, जो घटनाएं उनकी सामान्य बुद्धि और दृष्टि से परे थीं। लेकिन कुछ लोग अधिक भाग्यशाली होते हैं। जैसे अधीश अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा था कि वो तरंगम आ सका और नए नए आश्चर्यों और चमत्कारों को अपनी आंखों से देख सका। लेकिन शायद उसकी ये सोच पूरी तरह सही नहीं थी। तरंगम नाम के इस शहर में यदि लहरों का उछाल था तो ढलानें भी थी, बादलों की ऊंचाई थी तो घाटियों की गहराई भी। अब तक उसने सिर्फ प्रकाश देखा था, अंधकार देखना अभी बाकी था। और अभी तो उसका सफर शुरू हुआ है। तो कैसा होगा इस नए नगर में अधीश का एक साल? क्या वो यहां से नए अनुभव और पुरस्कार लेकर लौटेगा, या खाली हाथ और हादसों की यादों के साथ लौटना होगा? और आचार्य कश्यप, क्या उनका विशेष उद्देश्य पूरा हो सकेगा? लो जी, आपकी मंजिल तो आ गई, अब निकालिए। नौकेश कुछ और बोलता इससे पहले ही आचार्य ने उसके हाथ पर मोहरों से भरी एक पोटली रख दी। उसे देखकर वो मुस्कुराया और बिना कुछ कहे मुड़कर चला गया। अधीश को ये अजीब लगा कि वो बिना बात किए ही वापस भाग गया। आचार्य ने उसे अपने पीछे चलने को कहा और अधीश चल पड़ा। उसके सामने एक दूर दूर तक हरियाली फैली हुई थी। हरियाली के दूसरे छोर पर एक महल दिखाई दे रहा था। फाटक से अंदर घुसते ही अधीश ने देखा, ये सिर्फ हरियाली नहीं, एक सुंदर भरा पूरा बगीचा है। उसने खुशी खुशी बगीचे की नर्म घास पर कदम रखा। ई! किसी के तेजी से चीखने की आवाज सुनाई दी। अधीश चौंक कर इधर उधर देखने लगा। आचार्य, आपने ये आवाज सुनी? आचार्य भी आवाज का स्रोत खोजने की कोशिश कर रहे थे। गर्दन हिलाकर कुछ ना समझने का इशारा करते हुए बोले, पता नहीं क्या माजरा है, ये आवाज कैसी थी? चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। कहकर उन्होंने दूसरा कदम बढ़ाया तो फिर वही आवाज आई। अब की बार अधीश ने ध्यान दिया कि यह आवाज उसके पैरों के पास से आ रही है। वो घबराकर आचार्य से बोला, आचार्य ये देखिए, मेरे पैरों के पास किसी जानवर की पूंछ जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। आचार्य ने ध्यान से देखा तो सचमुच ही वहां एक पतली सी पूंछ फैली हुई थी। उसे देखते हुए आचार्य बोले, ध्यान से कदम रखो अधीश, ये जगह ऐसे रसायन जीवों से भरी पड़ी है। तभी उन्हें सामने से कोई आता हुआ दिखाई दिया। बादलों की धुंध ऐसी छाई थी कि साफ साफ दिखाई भी नहीं देता था कि स्त्री है या पुरुष। लेकिन आते ही उसने आव देखा न ताव, अधीश को एक जोरदार धक्का मारकर गिरा दिया। अधीश कोई सामान्य आदमी तो था नहीं, वो एक बेहद मजबूत कदकाठी का अत्यंत बलवान मांत्रिक था। लेकिन उसका धक्का खाकर किसी तिनके की तरह उड़कर काफी दूर जमीन पर जा गिरा। अधीश भौचक सा अभी उसको ध्यान से देखने की और स्थिति को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि वो जो भी था आचार्य की ओर बढ़ा। पलक झपकते ही अधीश ने हिम अस्त्र से उस पर वार कर दिया। अधीश के ताकतवर बर्फीले मंत्र से पैदा हुए बर्फ को उसने एक फूंक मारकर रुई की तरह उड़ा दिया और हुंकार करता हुआ फिर अधीश की ओर बढ़ने लगा। अब तक अधीश संभल चुका था और खड़ा हो गया था। अग्निपिंड! अधीश चिल्लाया। एक एक कर आग के 4 भयंकर गोले हवा में लहराने लगे। लेकिन उस जीव की उंगली के एक इशारे पर वे अग्निपिंड किसी फूल की तरह हवा में ही झड़कर बिखर गए। फिर भी अग्निपिंडों से पैदा हुई गर्मी में आसपास की धुंध साफ हो गई और उस जीव का चेहरा साफ दिखाई देने लगा। वो ना तो स्त्री थी ना ही पुरुष, एक अजीब ही जीव था। उसका चेहरा स्त्री जैसा था, लेकिन हाथ छिपकली की तरह, पैर किसी बड़े पंछी की तरह और किसी लंबे सांप जैसी उसकी पूंछ थी। उसने कपड़े स्त्रियों वाले ही पहन रखे थे, लेकिन फिर भी उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता था। उसका रूप देखकर अधीश एक बार तो घबरा ही गया। उसने आश्चर्य से आंखें फैलाकर आचार्य की ओर देखा, जो अधीश की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वो जीव फिर हुंकार भरने लगा। आचार्य, आप मुस्कुरा रहे हैं? मुझे इस जीव के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। अधीश चकित सा होकर बोला। आचार्य उसी तरह मुस्कुराते हुए बोले, घबराओ मत अधीश, ये बटुक का प्रिय पालतू रस जीव
लीमा है। फिर आचार्य कश्यप ने लीमा से कहा, लीमा, क्या मुझे पहचाना नहीं? मैं कश्यप, तुम्हारे स्वामी बटुक का मित्र। जाकर बटुक को खबर तो कर दो कि मैं उससे मिलने आया हूं। लीमा, जो कि अधीश पर हमला करने के लिए तैयार खड़ी थी, एक बार फिर उसको घूरती हुई पीछे मुड़ गई और महल की ओर चली गई। अधीश, जो अब तक इस झटके से बाहर नहीं आ पाया था, लीमा को जाते ध्यान से देखता रहा। उसकी नागिन जैसी पूंछ हवा में लहरा रही थी। अधीश बोला, आचार्य, ये रसजीव क्या होते हैं? ये मनुष्य हैं या जानवर? आचार्य गला साफ कर बोले, बेटे, ये ना तो पूरी तरह मनुष्य हैं, न ही जानवर। इस नगर के मांत्रिक इस तरह के जीवों को अपना पालतू बनाकर रखते हैं। बाहर के नगरों से जो सामान्य लोग किसी तरह इस नगर में आ जाते हैं, उन्हें ये मांत्रिक अपने प्रयोगों के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। कई बार तो अपहरण करके भी बच्चे और स्त्री पुरुष लाए जाते हैं। फिर उनके दिल दिमाग की सफाई कर उनकी यादें मिटा दी जाती हैं और उन्हें पूरी तरह पालतू बना लिया जाता है। अधीश का मुंह खुला का खुला रह गया। अब तक तो उसे ये नगर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इसकी सुंदरता के साथ साथ एक घिनौनी सच्चाई भी जुड़ी थी। उसने पूछा, तो क्या आचार्य, आपके मित्र बटुक ने भी? आचार्य बोले, नहीं नहीं, बटुक ने लीमा का अपहरण नहीं किया, बल्कि बटुक के एक शत्रु ने इस स्त्री को इसलिए भेजा था कि वो बटुक को अपने प्रेम जाल में फंसाकर खत्म कर दे। लेकिन उल्टा बटुक ने ही उन दोनों को फंसाकर अपना पालतू बना लिया। अब वे दोनों उसके सबसे वफादार पालतू जीव हैं। अधीश अब भी चकित सा उनकी ओर देख रहा था। फिर उसने पूछा, लेकिन आचार्य, इन्हें रसजीव क्यों कहते हैं? क्योंकि तरह तरह के रसायनों के प्रयोग से इन्हें बदला जाता है। ये जीव ही नहीं, बल्कि इस नगर में कदम कदम पर मांत्रिक रसायनों का प्रयोग करते हैं, और कई मांत्रिकों ने तो मंत्रों का प्रयोग छोड़कर केवल रसायन प्रयोग को ही अपना मुख्य काम बना लिया है। रसायनों की मदद से भांति भांति के जीव, औषधियां और विष बनाए जाते हैं और फिर बाहर के मांत्रिकों को ऊंचे दामों पर बेचा जाता है, आचार्य ने बताया। अधीश फिर से कुछ पूछने ही वाला था कि इतने में लीमा वापस आती हुई दिखाई दी। उसके पीछे पीछे एक छोटे कद का दुबला पतला व्यक्ति चला आ रहा था। आचार्य कश्यप को देखते ही वो उनके गले लग गया। दोनों ने एक दूसरे को अपनी भुजाओं में बांध लिया और आंखों से आंसू झरने लगे। अधीश समझ गया कि यही आचार्य के प्रिय मित्र बटुक हैं। थोड़ी देर तक गले मिलने के बाद दोनों ने एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछी। फिर आचार्य ने बटुक को अधीश का परिचय देते हुए कहा, इनसे मिलो बटुक, ये हैं मेरे प्रिय मित्र अधीश। अधीश ने बटुक के पैर छुए, उन्हें प्रणाम किया तो खुश होकर उन्होंने अधीश को गले से लगा लिया। फिर वो उन दोनों को अपने महल ले गया। अधीश ध्यान से एक एक चीज को देख रहा था। लीमा अब भी उसके ठीक पीछे चल रही थी और उसकी एक एक हरकत पर ध्यान दे रही थी। अधीश को यह बात अजीब लग रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। भीतर ले जाकर बटुक ने उन दोनों को बैठने के लिए आसन दिया। उसका महल बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया था। बैठते ही बटुक ने किसी को आवाज दी, सेमू, अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करो। थोड़ी ही देर में एक और रसजीव दोनों हाथों में नाश्ते के थाल लिए हुए कमरे में आया। अधीश को अब ये सब कुछ अजीब और कुछ डरावना भी लग रहा था। अब तक उसे तरंगम नगर पृथ्वी पर बसा हुआ एक स्वर्ग लग रहा था। अब धीरे धीरे उसकी असलियत सामने आ रही थी। आचार्य कश्यप अपने मित्र से बातचीत में व्यस्त थे। तभी लीमा फिर से वहां आ गई और अधीश को घूरने लगी। अधीश भी ध्यान से उसे देख रहा था। बटुक ने यह देखा तो हंस पड़ा। मांत्रिक अधीश, मैंने सुना आपका लीमा के साथ एक छोटा सा युद्ध हो गया है। आपने लीमा पर हमला किया है और अब ये बदला लेकर ही मानेगी। आपने मेरी प्यारी सी गुड़िया को परेशान करके ठीक नहीं किया। अधीश भौचक सा कभी लीमा को देख रहा था, कभी बटुक को। लीमा भी जल्दी से बटुक के पैरों के पास बैठ गई। बटुक ने अपनी जेब से कांच की एक छोटी सी शीशी निकालकर उसे देते हुए कहा, लो, इसे पीकर सो जाओ। लीमा ने उस शीशी की दवा पी ली और एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें बंद हो गईं और कोने में एकदम स्थिर खड़ी हो गई, जैसे उसमें जान ही ना बची हो। ये सब देखकर अधीश फिर हैरान हो गया। बटुक मुस्कुराकर बोल, क्या देख रहे हैं अधीश जी, ये दोनों पूरी तरह से पालतू हैं।
मेरे इशारे पर ही सोते जागते चलते फिरते हैं। इसके बाद बटुक ने दोनों को उनके कमरे दिखा दिए। सारी रात आराम से सोने के बाद अधीश की थकान उतर चुकी थी, जो लगातार सफर करते रहने से उस पर छाई हुई थी। वो उठकर बाहर आया तो आचार्य कश्यप और उनके मित्र बटुक दोनों बगीचे में घूम रहे थे और बातचीत कर रहे थे। आचार्य कश्यप अब तक बटुक से सारी बातें पूछ चुके थे। उठते हुए बोले, चलो बटुक, मांत्रिक बलवीर के पास चलते हैं। तीनों बटुक की ही घोड़ा गाड़ी में सवार होकर बलवीर के महल की ओर चल पड़े। रास्ते में आचार्य कश्यप ने अधीश को बलवीर का पूरा परिचय दिया। मांत्रिक बलवीर भी बटुक की ही तरह मेरे पुराने मित्र हैं। वे यहाँ सदियों से निवास कर रहे हैं और नई नई जड़ी बूटियां खोजना और औषधियां बनाना उनका प्रिय काम है। अधीश ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। फिर उसने पूछा, आचार्य, क्या हम कोई औषधि लेने उनके पास जा रहे हैं? आचार्य बोले, हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। तुम्हारा परिचय भी हो जाएगा, साथ ही कुछ नई औषधियां भी तुम्हें मिल जाएंगी। कुछ ही देर में वे तीनों बलवीर के महल पहुंच गए। बटुक ने भीतर संदेश भेजा। बलवीर ने उन्हें सीधे भीतर आने का कह दिया। जब अधीश अंदर पहुंचा तो उसे लगा जैसे इस महल की हवा में तरह तरह की औषधियों की गंध घुली हुई है। तभी मांत्रिक बलवीर बाहर निकल आए। आओ आओ बटुक। बलवीर, देखो मैं किसे लाया हूं। कश्यप तुमसे मिलने आया है। बटुक ने कहा तो बलवीर ने ध्यान से आचार्य को देखा और खुशी से गदगद होकर उनके गले लग गया। कश्यप, कितने बूढ़े हो गए हो तुम। आचार्य कश्यप भी मुस्कुराकर बोले, और तुम तो जैसे समय से पीछे की ओर जा रहे हो। मुझसे अधिक सफेद बाल तो तुम्हारे हो चुके हैं। उनकी बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। फिर आचार्य कश्यप ने बलवीर से अधीश का परिचय कराया और उनके यहां आने का उद्देश्य भी बताया। तो बलवीर बोले, औषधियां तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे मित्र वास्तव में एक कुशल मांत्रिक हैं? आचार्य ने कहा, विश्वास नहीं तो परीक्षा ले लो। आचार्य कश्यप की यह बात सुनकर अधीश घबरा गया। वो सोच रहा था कि कुछ दिन तो उसने गुरु पारस देव से ही शिक्षा ली है, लेकिन वो इतना भी ज्ञानी नहीं है। फिर भी उसने अपने मुंह से कुछ कहा नहीं। बलवीर ने ही उसे बुलाते हुए कहा, आओ बेटे, मैं तुम्हें अपनी प्रयोगशाला में ले चलूं। प्रयोगशाला में हजारों प्रकार की जड़ी बूटियां और उनसे मिलकर बनाई गई औषधियां रखी हुई थीं। उन्हें देखकर अधीश की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतनी जड़ी बूटियां तो मंदार में भी नहीं थी। अधीश को ध्यानमग्न देखकर बलवीर ने कहा, क्या तुम इनमें से किसी जड़ी बूटी को पहचानते हो? अधीश ने हां में सर हिला दिया और अनेक के नाम भी बता दिए। लेकिन मैं सभी को नहीं पहचानता महाशय, उसने कहा। बलवीर बोले, अच्छा, आजकल मैं एक औषधि बनाने में जुटा हुआ हूं, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उसे बनाने में सफल नहीं हो सका। तुम यदि वो औषधि बनाकर दिखा दोगे तो परीक्षा में सफल हो जाओगे, और तब जो जड़ी बूटियां तुम कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। अधीश बोला, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। लेकिन मन ही मन वो घबरा रहा था। औषधि बनाने का उसका अनुभव बहुत कम था, और यहां तो उसके साथ साथ आचार्य कश्यप की भी इज्जत का सवाल था। आचार्य कश्यप की उम्मीद भरी आंखों में देखने का उसका साहस नहीं हुआ। उसने बस उनका आशीर्वाद लिया और ध्यान से उस औषधि की विधि देखने लगा। फिर बलवीर से पूछा, महाशय, क्या आप मुझे आपके औषधि निर्माण के बर्तन, तराजू इत्यादि दिखाएंगे? क्यों नहीं, वरना तुम औषधि बनाओगे कैसे? बलवीर ने कहा और अधीश को उस जगह पर ले गया जहां उन्होंने छोटे छोटे चूल्हे, परख नलियां आदि रख रखे थे। अब अधीश की परीक्षा शुरू होने वाली थी। आचार्य कश्यप को उस पर पूरा विश्वास था, लेकिन वो घबरा रहा था और खुद मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। क्या अधीश बलवीर की इस परीक्षा में सफल हो सकेगा, या उसका तरंगम का सफर आज ही समाप्त हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियन सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।